2 years from now, 3060 will be a baseline standard just like 1650. एक बंदे ने एक मोड बनाया है FSR 3 वाला, वो GTX 1650 को बोल रहे लोगों ने उसने रिवाइव कर दिया भाई। मेरे हिसाब से जो रॉकस्टार का मेन टारगेट है, जो रॉकस्टार करते आए हैं, वो है डबल डिपिंग। मतलब ये जो मायूसी छाया हुआ है, ये मैं बता दूं कि मायूस होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज 8-12 घंटे कहीं पे अगर काम कर लोगे तो भाई जिंदगी में क्या ही गेम खेलोगे, क्या ही प्यार करोगे। तो रॉकस्टार ना कोई मतलब एक ऐसा स्टैंडअलोन गेम कंपनी है, ये ना सोनी के साथ कोई एफिलिएशन करेगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोई एफिलिएशन करेगा। जैसे साइबरपंक में भी मॉडिंग है, बट इट्स अ कंट्रोल्ड मॉडिंग, अनकंट्रोल्ड वे में नहीं है। कंसोल बाग पकड़ने में उतना माहिर नहीं होता, पीसी बाग अच्छे से पकड़ लेती है। आज मॉडर्स के लिए GTA 5 है, आज मॉडर्स के लिए स्काईरिम जो है वो स्काईरिम है। ये ना अभी GTA 6 का मामला नहीं रहा, ये अभी रॉकस्टार का हर एक टाइटल का मामला हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट। और आज के इस एपिसोड 5 में हम लोग बात करेंगे कुछ अनोखे टॉपिक्स के बारे में। बात हो गया GTA 6 के बारे में, लेकिन फिलहाल हम लोग शुरुआत जो करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो का, और वो करेंगे इंडियन गेमर्स के साथ, क्योंकि हम सभी कोई एट द एंड ऑफ द डे एक गेमर है। आप सभी को इंडिया पे पले बड़े हैं तो इंडियन गेमर्स ही ठहरे। तो ये इंडियन गेमर्स को आज हम लोग थोड़ा सा बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं एज ऑलवेज बख्शिश गेमिंग YT एंड स्लैशिंग वुल्फ, और हमारे साथ जुड़ गए एक और नया सितारा जिसका नाम है गेम योर थिंग। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एपिसोड पे। थैंक यू भाई। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बिकॉज फाइनली हमारे जितने भी दिग्गज हमारे यूट्यूबर्स हैं और गेमर्स हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस, उनके साथ बातचीत करते हुए और ऐसे पॉडकास्ट शूट पहली बार ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन फील तो अच्छा आ रहा है। नहीं, हम लोग तो कोई पंडित है नहीं, कोई दिग्गज है नहीं, बस हम लोग आप ही की तरह एक गेमर है, नॉर्मल इंडियन गेमर है। तो ये इंडियन गेमर जो है बाकायदा, ये इंडियन गेमर आज अगर हम लोग देखें तो 83% ऑफ इंटरनेट यूजर्स आर इंडियन गेमर्स। मैं सवाल करना चाहूंगा गेम योर थिंग जी से, क्योंकि वो पहली बार इस पॉडकास्ट पे आए। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज इंडियन गेमर को मोटिवेट करता है टू प्ले गेम्स? तो इस बारे में मेरा जो मानना है कि इंडियन गेमर्स बेसिकली जो ऑडियंस की बात करें अगर, तो एज वाइज अगर हम लोग बात करने जाए तो टीनेज से लेके डाउन बिलो टीनेज का जो ज़्यादा गेमिंग ऑडियंस है या फिर गेमर है, जो इन्फ्लुएंस होता है वो मोबाइल गेमिंग से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और यूट्यूब से भी इन्फ्लुएंस होता है, और बाकी जो बचा है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हो गया। तो मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टेड फील करने का जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली एक यूट्यूब ही है अभी इंडियन गेमर्स के लिए। एंड उसके बाद अगर कुछ गूगल प्ले स्टोर का रिकमेंडेशन आ गया वो तो बाद में आता है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडियन गेमर्स को अभी मिल रहा है यूट्यूब से ही। तो आपने गूगल प्ले स्टोर का नाम लिया, तो मैं बख्शी जी से ये जानना चाहूंगा कि ये गूगल प्ले स्टोर ही क्यों? मतलब क्या ये जो मुझे एक आंकड़ा दिख रहा है यहाँ पे कि 49% जो लोग होते हैं, जो गेमर्स होते हैं बाकायदा, वो गूगल प्ले स्टोर से लाइक नया गेम की तलाश होते, या तो फिर नया गेम उनको वही से मिलता है रेफरेंस, ठीक है? तो इसका मतलब है कि लोग ज्यादातर मोबाइल गेमर्स है, प्लेटफॉर्म गेमर या पीसी गेमर नहीं है। क्या लगता है आपको? एक्चुअली इसके पीछे कारण ये है कि नंबर 1 यूजर जो डोमिनेट करता है दैट इज पोर्टेबिलिटी। तो हम लोग इस चीज़ को पहले एक एपिसोड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे पोर्टेबिलिटी का बात आता है, इंडियंस पोर्टेबिलिटी को देखते हैं, और साथ में नए लोगों के साथ जुड़ मिल सके, वो भी एक चीज़ में कि प्ले आउट होता है हमेशा, बिकॉज इन फोन तो हर के पास होता है, राइट? वेदर दे वांट टू पे फॉर द गेम और नॉट, ये उन लोग की मर्जी है। तो इसलिए गेम में मोबाइल गेमिंग इंडिया में इतना चलता है बिकॉज पोर्टेबिलिटी इज़ अ ह्यूज फैक्टर। अब चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, वो टैबलेट फॉर्म में भी हो, पीपल स्टिल प्ले, बिकॉज टैबलेट भी काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट मोबाइल फ़ोन ही बोल सकते हैं। हाँ, उसमें कॉलिंग नहीं होता, बट इंटरनेट के सभी काम होते हैं। इफ़ यू आर प्लेइंग इन बैटल रॉयल गेम, उसमें भी आप बात कर सकते हो एप्लीकेशन सपोर्ट। तो पोर्टेबिलिटी इज़ अ ह्यूज फैक्टर जो यहाँ पे प्ले करता है एक्चुअली। आपने इस बारे में बात छेड़ी कि लोग पेमेंट, मतलब गेम जब करते हैं तो पेमेंट वहाँ पे होता है, ठीक है? इन गेम पेमेंट बहुत सारे लोग करते हैं। तो अगर हम लोग आंकड़े देखें तो ऐसे में मुझे दिख रहा है कि 36% इंडियन गेमर्स अगर है आउट ऑफ 100% ऑफ इंडियन सिटीजन, इस 36% में 8% लोग
मतलब बाकायदा 30% से ज़्यादा लोग जो है वो पे करते हैं इन गेम स्टफ्स को। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक स्किन भी हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है। तो इस बारे में स्लैशिंग वुल्फ आपको क्या लगता है कि लोग ये जो पे कर रहे हैं, ये मतलब पे करना कितना सही है? मेरे हिसाब से जो गेम के अंदर पेमेंट होती है, इन गेम पेमेंट्स, जैसा कि सबने बोला कि किसी आपने बताया था किसी से स्किन लेनी होती है नहीं, या कुछ एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाए, है ना, या कुछ एक्स्ट्रा पर्क खुल जाए जिससे कि आपको एडवांस करने में इजी हो जाए गेम में। हाँ जी, हाँ जी। तो आजकल जैसे आपने देखा होगा कम्पिटिटिव गेम्स बहुत चल रही है, वैलोरेंट वगैरह, पीसी की बात कर रहा हूँ, मोबाइल्स पे भी जैसे BGMI है, फ्री फायर है, ये गेम्स काफ़ी कम्पिटिटिव हो गई हैं। तो इन चीज़ों में आजकल जो जैसे यंग जनरेशन है, उनको क्या होता है कि जैसे हम भी थे जब छोटे बच्चे थे, तो हमको अच्छा लगता था कि हमारे फ्रेंड्स थोड़ा जेलस करते थे, हमारी कोई नई चीज़ मिलती थी तो, है ना। तो वैसे जैसे आजकल जो यंग जनरेशन गेमर्स हैं, वो क्या सोचते हैं कि मेरे पास अगर नई स्किन होगी, किसी गन की नई स्किन है, किसी मेरे आउटफिट की नई स्किन है, मुझे ज़्यादा मोबाइल गेम्स खेलता नहीं, मुझे पता नहीं, जो भी है, तो उससे मैं क्या करूँगा, अपने दोस्तों को थोड़ा जेलस फील कराऊंगा, या वो मेरे को तारीफ़ करेंगे कि भाई तुम्हारे पास अच्छी है। वो कैसे? पेमेंट करने से। तो ये चीज़ भी उन लोगों को, उन बच्चों को पेमेंट करने के लिए मोटिवेट करती है। ग्रेट। तो अभी ये अगर मैं देखूं कि इंडिया गेमर का जो टोटल कम्युनिटी है, तो इस पे गेम यू थिंक आपको क्या लगता है कि इंडियन गेमर्स में जो डेमोग्राफिकली अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से लाइक उम्र का लोग गेमिंग करता है? जैसा अभी उल भाई ने बताया कि जो बच्चे की जो बात कर रहे हैं, मतलब जो बच्चा ऑडियंस ही बोलेंगे उन लोगों को जो मोबाइल गेमिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो तो ऑब्वियसली स्कूल स्टूडेंट्स ही होंगे। बिकॉज बक्सी जी ने भी बताया कि पोर्टेबिलिटी इज द मेन रीजन। तो पोर्टेबिलिटी की अगर बात करें तो जो क्वाइट अवेलेबल होगा लोगों के पास, वो मोबाइल डिवाइस ही होंगे। और हमारे ज़माने में तो कुछ और था, लेकिन अभी तो एक क्लास 5 के क्लास 4 के हाथ के बच्चे के भी हाथों में भी मोबाइल तो आ ही चुकी है। हमारे तो जमाने में क्या था वो भी जरा मेंशन कर दीजिए, क्योंकि जो न्यूबीज है उनको भी जानना है। हमारे ज़माने में गेमिंग इज जस्ट लाइक टुडेस यूपीएससी एग्जाम। मतलब उस वहाँ तक पहुँचना ही मतलब हमारे लिए बहुत मतलब एक चैलेंज था। गेमिंग पार्लर या फिर एक सस्ता वाला पीसी या फिर किसी फ्रेंड के घर में घंटों बैठे रहना एक गेम खेलने के लिए। प्रोजेक्ट आईजीआई उस टाइम पे, या फिर रोड रेज का जमाना का हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसी बात पे एक बार थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप पहली बार गेम कहाँ पे किए थे? बस वही बता दीजिए, कौन सी प्लेटफॉर्म में किए थे बक्सी जी पहली बार? नहीं, लाइफ का फर्स्ट टाइम आप पूछ रहे हो, तो आप ही कर ले आपका। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ ऑब्वियसली NES 8 KB and 16 KB cassettes. सेम फॉर मी। हाँ स्लैशिंग वुल्फ वो मेरा भी सेम है, मैंने भी वो कैसेट खेलना शुरू किया। बट अगर मैं ठीक से और थोड़ा दिमाग पे जोर डालूं तो मुझे याद आ रहा है, मेरे ख्याल से मैंने मोबाइल पे गेमिंग शुरू की थी पहले। मोबाइल पे जो वो स्पेस इम्पैक्ट गेम आती थी, स्पेस इम्पैक्ट गेम योर थिंग। मैं भी वो मतलब जो कैसेट डाल के खिलाया था, पता नहीं वो जब PS1 का जमाना चल रहा था, तब PS1 तो बहुत अवेलेबिलिटी नहीं था इंडिया में तब, तो इसके साथ गन भी मिलती थी साथ में। हाँ, मतलब उसको थोड़ा सस्ता वर्जन यहाँ पे बिकता था, जो 8 बिट कैसेट गेम्स होते थे, राइट बक्सी जी? नहीं, उसको वही बोलेंगे ना? हाँ 8 KB 16 KB कैसेट्स मिलते थे, एंड वो 999 गेम्स इन वन। हाँ उसको मतलब वो सुपर मैरियो कॉन्ट्रा जिसमें खिलाया था। हाँ यस, और उसको NES सिस्टम कहा जाता था। बट मुझे लगता है उससे भी पहले तो कैसेट वाला वो CD वाला सीन था ना, वीडियो रिकॉर्डर होता था, जो भी हमारे पास वीडियो प्लेयर होता था घरों में, उसमें हम CD डालते थे, CD के अंदर गेम्स होती थी। कैसेट से पहले CD तो बहुत बाद में आया, 97-96 के टाइम पे CD आया था। इससे पहले हम लोग एक गेमिंग पार्लर में जाके ऐसे होता था ना, एक टीवी जैसा बड़ा सा बॉक्स रहता था। हाँ वहाँ पे ऐसे कंट्रोलर 2 रुपए का कॉइन डालते थे, तो अलग ही एक कॉइन डालता, वो देता था मुझे 2 रुपए में एक कॉइन देता था, उसको फिर डाल के खेलता था। पहले अवेलेबल होते थे, मतलब तब उस जमाने में थोड़ा सा सेमी मॉल या फिर मॉल टाइप जगह रहते थे, वहाँ पे जाके हम लोग पर्टिकुलर एक सेक्शन पे करते थे ये सब। इंडियन गेमर जो है, जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट है, तो क्या आपको लगता है कि इन स्टूडेंट में से मेल और फीमेल की रेशियो क्या हो सकती है? क्योंकि मेल तो मुझे ज्यादा ही लगता है, लाइक मेल गेमर्स इस लाइक तादाद में है, फीमेल गेमर्स किसी को दिखता है क्या? मेरे को तो ये आपसे सहमत हूँ मैं, बिकॉज ये मैं अगर रियल लाइफ मेरा जो कजिन ब्रदर सिस्टर्स है, इनमें से अगर मैं देख लूँ तो ज़्यादातर मेल में ही ज़्यादा इंटरेस्ट ग्रो होती है। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि
ऐसा होने का जो मेन रीज़न मुझे लगता है, जो उल भाई ने बोला था, द कंपटीशन। उसके पास आज ये गेम है, कल मैं ये इस गेम के जैसा ही दूसरा गेम लाके दूंगा या फिर दिखाऊंगा अपने दोस्तों को। तो ये स्कूल में जो बच्चों वाला जो हरकतें हो चलता है, इसके दौरान ही मतलब जो ऑडियंस है, बच्चों वाला ऑडियंस, उनके हाथ में फ़ोन आने से मतलब ये तो उसी उम्र के मोबाइल गेमिंग का जो मतलब आप लोग अगर देखोगे डेमोग्राफिक ग्राफ, तो आपको अगर मोबाइल गेमिंग का देखना है ना, तो ज़्यादातर वो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑडियंस मिलेंगे ना, वो उसी उम्र में मिलेंगे जो स्कूल स्टूडेंट्स होंगे। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एंड एक्चुअली जो आप बोल रहे थे ना, ये कंपटीशन वाला, ये थोड़ा जो कॉम्पिटिटिव क्वालिटी होती है किसी पर्सन में, वो एक्चुअली मैस्कुलिन फीचर है, और वो लड़कों में ही ज़्यादा होता है नेचुरली, बायोलॉजिकली। ये तो सही लड़कों में बात। कंपटीशन ज़्यादा होता है कि हाँ, लड़के के अंदर है कि हाँ वो ना टेरिटरी वाला सिस्टम, हम एंसेस्टरल टाइम में नहीं जाएंगे, तो इसलिए बस मैं बोला था कि लड़के ज़्यादा होते हैं गेमिंग में। तो बख्शिश जी, आपको क्या लगता है इन सारी बातों से कि जो लड़की है, क्या उनके पास ज्यादा मौका है? क्योंकि लड़कियों को गेमिंग करते हुए देखने में भी तो लड़के चाहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता Exactly. है एज ए गेमर। I think for girls, I think market है, but obviously they have to be very much safe in the online space, because जब कोविड हुआ था तो उस समय बहुत सारे स्ट्रीमर्स अपने आप को यूट्यूबर्स में के यूट्यूब पे कन्वर्ट किए थे। सो एट दैट टाइम बहुत सारे फीमेल स्ट्रीमर्स एंड गेमर्स भी सेम किए थे। तो आई थिंक उनमें एक बोलते ना कि एक फैक्टर आ जाता है कि ऑनलाइन हैरेसमेंट का बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होता है व्हेन कंपेयर टू अ मेल गेमर। अगर मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, अगर मैं उतना अच्छा नहीं खेल रहा, लोग मुझे गाली देंगे, मैं उसको सह लूँगा। लेकिन एक फीमेल स्ट्रीमर को कोई गाली देता है, देन ऑब्वियसली वो ज़्यादा देर तक नहीं चला पाएगी लाइव स्ट्रीम, शी विल सिंपली जस्ट क्लोज डाउन द लाइव स्ट्रीम। तो यही एक मेन फैक्टर है जो इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सेम चीज़ ऑलमोस्ट होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होता है, बट यस यू कैन से दैट द सेम थिंग हैपेंस। ग्रेट। इससे पहले कि हम लोग पॉडकास्ट में आगे बढ़े, मैं कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। क्या आप लोगों को पता है मेरे व्यूअर्स की एवरेज जितने भी सारे गेमर्स गेमिंग करते हैं, वो 8.5 घंटे मोबाइल पे गेमिंग करते हैं ऑन एन वीक। ठीक है, एक और फैक्ट ये भी है कि 507 मिलियन इंडियन गेमर्स में से 120 मिलियन से भी ज्यादा लोग पे आउट करते हैं गेम्स को। तो या आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो मतलब बढ़ती आबादी है इंडिया का, मतलब अब बढ़ ही रहा है, जब से देख रहा हूँ बढ़ ही रहा है, कभी घट तो नहीं रहा है, ठीक है? तो यार, तो ऐसे में वो कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। हाँ, वो कंटिन्यूएशन जो चलता है, तो ये कंटिन्यूटी को ही पकड़ते हुए क्या इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ सकता है? क्योंकि जहां तक कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बिलियंस गेमिंग के ऊपर खर्च होने वाले हैं अगले आने वाले 2030 तक। बहुत सारे गेमिंग यूट्यूबर भी उभर के आने वाला है, बहुत सारे मेन स्ट्रीम कंटेंट क्रिएटर भी बनने वाला है, इवन बहुत सारे मेन स्ट्रीम डेवलपर, गेमिंग डेवलपर जो है वो बाकायदा अपनी शुरुआत कर चुके हैं, हम लोग देख पा रहे। तो इस बारे में गेमिंग और थिंग आपका क्या विचार है? ऑब्वियसली मतलब आपने जो बोला बढ़ता हुआ आबादी को देख के, यस ऑब्वियसली गेमिंग इंडस्ट्री ग्रो तो कर ही सकता है, लेकिन अगर हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड का सर्वे करें, उसको अगर इंडिया से इम्प्लीमेंट करें, तो एक चीज़ तो सामने आता है कि जो डोमेस्टिक डेवलपर होते हैं, जो हमें पहले नहीं दिखता था उतना, अभी सब लोग उभर के आ रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ और अगर वो लोग इन्फ्लुएंस कर पाए इंडियन ऑडियंस को, तो गेमिंग इंडस्ट्री तो बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा स्पेकुलेट भी करेगा अदर कंट्रीज में और पूरे इंडिया में। क्योंकि अगर वैरायटी नहीं आएंगे, मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक एक ही मात्रा में नहीं चल सकता, उसमें वेराइटीज चाहिए होगा। अभी मुझे लगता है कि ऑडियंस जो है, इंडियन ऑडियंस, तो वो ना बेसिकली एक पॉइंट को टारगेट करते हैं। तो इंडियन गेमर्स या फिर इंडियन यूट्यूबर्स या फिर जो अपकमिंग सोच रहे हैं यूट्यूबिंग को अपने करियर बनाने में, तो उनको थोड़ा सा अलग, मतलब अलग सा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यस वी हैव टू स्पेकुलेट, बिकॉज वो लोग, हम लोग जो डोमेस्टिक डेवलपर्स की बात कर रहे हैं, उन लोगों का जो क्रिएशन है उसको अगर हमें ठीक से रियलाइज करनी है, तो हमें थोड़ा सा अदर चीज़ें करनी चाहिए और अदर चीज़ों के ऊपर फोकस करनी चाहिए। और हम लोग फोकस करेंगे, यूट्यूबर फोकस करेंगे, तभी ऑडियंस फोकस कर पाएंगे ऑफ कोर्स।
बिकॉज हमने देखा कि 58% ऑडियंस तो यूट्यूब देख के इन्फ्लुएंस होते हैं गेमिंग में। तो मुझे लगता है कि अगर वो शिफ्ट होंगे थोड़ा सा, अपना जो ट्रेडिशनलिटी है उससे अगर थोड़ा सा शिफ्ट होंगे, फ्लैक्चुएट होंगे, तो ज़्यादा मेहनत होगा इंडियन डेवलपर्स को और भी नया नए गेम्स बनाने के लिए, नए नए जॉनर में। सो दैट्स व्हाई बहुत सही बोला आपने। और आपने सवाल उठाया जो इंडियन डेवलपर्स के ऊपर, मैं ये फैक्ट बताना चाहूंगा दर्शकों को। 2017 की अगर देखा जाए तो 30+ डेवलपर्स ही हुआ करते थे इंडिया पे। 2019 में जाके वो बहुत ही हद तक बढ़ गया, 275 लगभग, उसका 10% मतलब उससे भी ज्यादा ग्रोथ हो गया आई गेस। 2021 में 500+ गेम डेवलपर्स उभर के आए और आज 2022 में जाके 1000 से भी ज्यादा गेम डेवलपर्स है बाकायदा। इस चीज को अगर हम लोग थोड़ी देखें, ये जो गेम डेवलपर्स बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्टर भी इनके ऊपर पैसे लगा रहे। लाइक आपको क्या लगता है बख्शी जी इस बारे में? हाँ, इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे ना, बट एक ही चीज़ है कि इंडिया में, जैसे मैंने पहले कहा था कि पोर्टेबिलिटी इज़ अ ह्यूज फैक्टर, ठीक है। एंड यहाँ पे वैरायटी ऑफ गेम मेन स्ट्रीम नहीं होता, जैसे कुछ पर्टिकुलर गेम्स ही मेन स्ट्रीम होते हैं, जैसे वैलोरेंट हो गया और या फिर BGMI हो गया, ठीक है, फ्री फायर हो गया। अब बहुत ऐसे गेम्स भी हैं जो स्टीम में फ्री है, दे आर नॉट मेकिंग वेरी मच ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम, फ्री है वैलोरेंट की तरह ही, बट उसमें कोई इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं गेम्स का नाम ले सकता हूँ बट अभी नहीं लूँगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को वो सीन नहीं करना, बट अभी वहाँ पे इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं है बेसिकली, मैं ये बोलना चाहूँगा। आई थिंक एक फैक्टर यहाँ पे प्ले करता है कि जब तक इंडियन क्लैंस या डिविजन्स नहीं आते गेम्स पे इन द फ्री गेम्स सेक्शंस, तब तक इंडियंस उस चीज़ पे खर्चा नहीं करेंगे। जैसे वैलोरेंट पे आई थिंक इंडियन बेस्ड मैप्स हैं और एक कैरेक्टर भी है हैवान बोल के, सो इट्स एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे हर एक गेम्स को कुछ ना कुछ करना चाहिए सो दैट विल अट्रैक्ट इंडियंस उस गेम की तरफ, और दैट विल इंक्रीज द मोर स्पेंडिंग स्प्री ऑफ द कंज्यूमर्स, जो लोग करना चाहते हैं, लेट्स से फॉर स्किन्स, फॉर एनीथिंग whatever they like, battle pass, season pass, they can purchase on their own. सही है, सही है। तो स्लैशिंग उल्फ, आप ये मुझे ये बताओ कि टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और भी आगे बढ़ता जाएगा बाकायदा। तो ये इकोसिस्टम जो बन रहा है, लाइक पहले तो 4G हुआ करता था, अभी 5G है, कल जाके 6G आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इकोसिस्टम बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजिकली हम लोग एडवांसमेंट में जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस चीज़ के लिए जो गेमिंग है वो और भी ऊपर आ रहा है? और इस, जैसे कि मैं एग्जांपल छोटा सा लेना चाहूँगा कि जैसे कि पहले हम लोग पेमेंट वगैरह नहीं कर पाते थे, क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी, आज वही पेमेंट हम लोग पेटीएम वगैरह से कर लेते हैं, ठीक है आज। तो यही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आपको क्या लगता है गेमिंग को किस तरीके से इसके ऊपर हावी हो रहा है? गेम टाउन भाई, मुझे लगता है जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपने बोला नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है ना, पहले क्या होता था, पेमेंट करते समय लोगों को थोड़ा डर लगता था कि अगर वो अपनी पेमेंट डिटेल्स डालेंगे, कार्ड की डिटेल्स डालेंगे तो हैक हो सकती है वो चीज़ ना, उनका पोटेंशियल रिस्क रहता था कि उनकी जो लीक हो जाएगी, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है। तो पहले लोग हिचकिचाते थे, बट अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो और भाई साहब कार्ड भी कहाँ अवेलेबल था सारे लोगों के पास? कार्ड भी नहीं अवेलेबल था, सबके पास कार्ड भी अवेलेबल नहीं होता था। बट अभी क्या हो गया है, अभी बहुत से जैसे बोलते हैं ना, पेमेंट की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है उसके करके, टेक्नोलॉजी के कारण, तो लोगों को थोड़ा भरोसा रहता है। और जैसे UPI है वो सिर्फ इंडिया में चलता है, तो गेम डेवलपर्स क्या कर सकते हैं कि UPI पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे इंडियन को और ज़्यादा सुख रहेगा कि हम हाँ सही जगह पेमेंट कर रहे हैं या सही सेफली पे कर रहे हैं, क्योंकि UPI पे इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंड है UPI पेमेंट में। मैं तो अपने पास कैश भी लेके नहीं चलता हूँ, मैं सब जगह UPI पेमेंट ही करता हूँ। तो इसी चीज के ऊपर आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगा स्लैशिंग उल्फ से कि आपको क्या लगता है कि जो प्लेयर का बिहेवियर है, कम से कम अगर हम लोग इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की बात करें, जो इंडियन गेमर्स का बिहेवियर है टुवर्ड्स द गेमिंग, तो क्या चीज उनको इंस्पायर करता है एक गेम को खरीदने के लिए या तो फिर एक गेम को घंटों घंटों खेलने के लिए? गेम टाउट भाई, मैं इसका आपको दो तरीके से आंसर दूंगा। एक तो गेम को लेकर, गेम को खेलने के लिए
क्या मोटिवेट करता है, और या उस गेम को छोड़ने के लिए या गेमिंग को छोड़ने के लिए क्या मोटिवेट करता है। ग्रेट। सो गेम को खरीदने के लिए या गेम को खेलने के लिए बहुत से लोगों की मोटिवेशन या मेरी मोटिवेशन तो ये रहती है कि जैसे बहुत लंबे दिन के बाद, हेक्टिक दिन के बाद थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करना होता है ना, काम पे होता है, काम पे बहुत सारे तरह के लोग मिलते हैं, उनको मारने का मन करता है, थप्पड़ थप्पड़ मारने का मन करता है बट नहीं मार सकते। बट गेम में क्या होता है, वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो मैं काम से आया, लैपटॉप खोला, गेम स्टार्ट की, कोई भी गेम, सेकीरो, GTA 5, लाइज ऑफ पी, कुछ भी खेला, वहाँ पे एक दो चार एनिमीज को मार के थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। तो कुछ लोग होते हैं कि वो रिलैक्स करने के लिए खेलते हैं। Great. ये तो एक रीजन हो गया खेलने के लिए, मोटिवेट जो करता है। छोड़ते क्यों है? इसी के ओपोजिट एक रीजन हो सकता है कि लोग छोड़ते क्यों हैं, कि अभी क्या है, कुछ लोगों को उसकी ज्यादा आदत लग जाए गेमिंग की, तो क्या होता है, फिजिकल थोड़ा से अफेक्ट करता है हमको गेमिंग ना। जैसे हमको स्क्रीन पे देखना है ना, हमको एक ही पोस्चर पे रहना है। जैसे मैं भी गेमिंग करता हूँ, अब कल मैंने लगभग 3 घंटे की स्ट्रीम की, तो उसके बाद जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे पैर थोड़े से सुन्न हो गए थे, मेरी बैक थोड़ी सी हर्ट कर रही थी, है ना। तो फिजिकली भी बंदा फैटीग हो जाता है, मेंटली भी थोड़ा फैटीग हो जाता है, और इस फैटीग के चलते कुछ लोग गेमिंग को छोड़ देते हैं। ग्रेट। तो इसी सवाल पे आगे बढ़ते हुए ये सेम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गेमी और थिंग, आपको क्या लगता है कि किस रीजन की वजह से लोग गेम से इंस्पायर होकर गेम को खरीदते हैं या तो फिर गेम को छोड़ देते हैं? मुझे लगता है गेमिंग आपने जो बोला पहले कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ना, तो पहले मूवीज देखा करते थे रिलैक्सेशन टाइम पे, कुछ और देख लेते थे, सीरियल वगैरह देख लेते थे। अभी बच्चे क्या करते हैं, मतलब थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की कोशिश करते हैं अपने आप को, कुछ हम लोग जिसको बोल सकते हैं लाइफस्टाइल चेंज, राइट। सो इसके आधार पे तो यही बोलना चाहूँगा कि गेम खेलना, चाहे वो पीसी पे हो चाहे वो कुछ भी हो, मतलब एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिलता है। मैं पर्सनली अगर मैं बोलूँ कि मुझे कोई चीज़ अगर एंटरटेन कर सकता है तो गेमिंग है। सो उसमें लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग भी हो जाता है कि या भाई चलो सब लोग मूवी देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ, तो ये हो सकता है। या फिर अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, तो बहुत सारे फ्री ट्रायल्स भी मिलते हैं, स्टीम पे भी बहुत सारे फ्री ट्रायल्स मिलते होंगे, तो ऐसे जिसका एक्सप्लोर मतलब माइंड थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का मन करता है ना, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो टीनेज एज का कोई भी हो, कि चलो ये देख लेते हैं। तो अर्ली एक्सेस की अगर हम लोग बात करें तो इसी दौरान गेम में इंटरेस्ट बनता है, और पब्लिक इंटरेस्टेड होता है गेम खेलने में। और अगर छोड़ने की बात करें तो मैं उन भाई से सहमत हूँ कि उसका डिफरेंट रीजन हो सकता है कि वो सिर्फ गेमर है और या फिर गेमर कम स्ट्रीमर है। अगर स्ट्रीमर है तो स्ट्रीमर हम लोगों को पता ही है कि हेक्टिक हो जाता है बहुत, और जो पार्ट टाइम स्ट्रीमर होता है, मतलब जो जॉब वॉब करके आता है, मैं अगर पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैं तो 1.5-2 घंटे के ज़्यादा बैठ ही नहीं सकता स्ट्रीमिंग करने, बिकॉज नहीं हो पाता मेरे से, हेडेक हो जाता है। ऑफ कोर्स। और दूसरी बात वो भी है जो नॉन स्ट्रीमर है, तो उसको बहुत सारे या फिर तो पेरेंट्स से मारपीट पड़ते होंगे, या फिर बहुत ज्यादा माइक्रो ट्रांजेक्शन का लत लग गया होगा उसको। सो इसके वजह से एक टाइम के बाद ना, मतलब वो गेम से थोड़ा सा दूर हटने लगता है। ये सब मतलब पर्सनल फीलिंग है। मतलब उसको आप कहना चाहते हो लाइक ब्रेन फॉग हो जाता है कि एक ही चीज बार बार लगातार करते घिसते। ठीक है सिद्धार्थ भाई, सब क्वेश्चन हमसे पूछोगे कि आप भी बताओगे? आप बताओ प्लेयर बिहेवियर कैसे, क्या है प्लेयर बिहेवियर? मेरे लिए पहली बात तो यह है कि अगर मैं आंकड़ा देखना चाहूँ, क्योंकि आंकड़े को लाइक मैं बहुत तवज्जो देता हूँ, ठीक है, तो स्टैटिस्टा से मुझे जो मिल रहा है अभी कि बहुत सारे लोग गेमिंग इसलिए करते हैं ताकि वो पैसा बना सके। 45% लोग एटलीस्ट जितने भी सारे गेमर्स हैं उनमें से वो पैसा बनाने के लिए गेमिंग करते हैं। और इसी के चलते आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐप, जिसका हम लोग नाम नहीं लेंगे बाकायदा, लेकिन बहुत सारे लोगों के जर्सी में दिया हुआ रहता है, ठीक है, वो 11 नंबर जो ऐप होता है, तो वो लोग खेलते हैं, करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो करके भी कुछ फायदा नहीं होता उनको। लेकिन वो जैसे कि गेमी और थिंग ने कहा कि लत लग जाता है चीजों को करने के लिए। तो इसी के चलते मेकिंग मनी इज द मेन रीजन पीपल आर इनटू गेमिंग। बहुत सारे लोगों को वो एंजॉय नहीं करनी है, सिर्फ जेब में पैसा हो, बस यही चाहिए होगा। और दूसरी चीज है इसी के चलते तो आता है लोग। और दूसरी चीज है टू किल टाइम। उनके पास लाइक बहुत सारा वक्त पड़ा हुआ है, they want to kill time, they just don't want to do anything else but kill time. So gaming is like very good thing। जैसे कि आप एक लाइन पे लगे हो, ठीक है, और आपके पास इंटरनेट भी नहीं है, ठीक है, और आपके लाइफ में आपके गर्लफ्रेंड भी नहीं है,
तो जब गर्लफ्रेंड नहीं रहती है, इंटरनेट नहीं रहती है, तो आदमी Entertainment के गेम लिए तो खेलने कुछ लग हो जाते जाता हैं भाई साहब, तो गेम ही खेलते हैं लोग, ये एक रीजन है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, मेरे को लगता है कि लोग छोड़ते क्यों है, छोड़ते इसलिए है कि जैसे कि वो बताया कि आप लोगों ने बताया कि पहले तो बात है कि फैटिग हो जाता है, दूसरी बात है कि लाइफस्टाइल चेंजेस हो जाता है, तो आपको वो गेम खेलने का वो इच्छा नहीं रहती। 8-12 घंटे कहीं पे अगर काम कर लोगे तो भाई जिंदगी में क्या ही गेम खेलोगे, क्या ही प्यार करोगे, तो मतलब जीने के लिए भी आदमी के पास टाइम नहीं रहता है। तो भाई साहब यही बात में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग बात किए हैं प्लेयर बिहेवियर के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे पेयर बिहेवियर के बारे में। जो लोग पे करते हैं गेम में, उसको जानने की कोशिश करेंगे कि कितने परसेंटेज लोग पे करते हैं, क्यों पे करते हैं, और इसके पीछे उनकी सोच, उनकी साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजिस्ट के पास हम लोग जाएंगे इसी सवाल को लेकर, और हमारे पास बैठे हुए हैं बख्शीश गेमिंग वाईटी, द ग्रेट बख्शीश गेमिंग वाईटी से पूछना चाहूंगा पेयर बिहेवियर पिरामिड के बारे में जरा दर्शकों को इत्तला कीजिए। तो जो लोग गेम में पैसा खर्च करते हैं उसमें से 38% लोग मेनली बैटल पास कंटेंट के लिए खेलते हैं, ताकि वो लोग चाहते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव गेम में मेनली ये चलता है, जैसे बीजीएमआई हो गया या फिर कॉड हो गया या फिर वैलोरेंट हो गया, इनफैक्ट बिकॉज वैलोरेंट में भी बहुत होता है। सो बैटल पास कंटेंट में क्या होता है कि दे मेनली पुश रैंक, लेकिन नॉट ऑन अ ग्लोबल स्टेज बट ऑन अ स्टेज, ताकि उनको थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिल सके। फ्रेंड्स से और कई कबार लोग पे करते हैं जस्ट बिकॉज उन लोग को बार बार एडवर्टीजमेंट नहीं देखना। इन मेनली इन मोबाइल फोन गेम्स एडवर्टीजमेंट अमीर लोग हैं हर वो तो फिर 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर एक ऐड आता है। सो वो एक प्रॉब्लम है। सो सब एड से छुटकारा पाने के लिए वन टाइम पेमेंट करते हैं, दैट अमाउंट्स एनीवेयर फ्रॉम 99 to 500 to 1000 इवन, कभी कभार इन मेनी वेरियस केसेस दिखा जाता है। और कभी कभार लोग अपना फ्लेक्स दिखाने के लिए वो लोग इन गेम एबिलिटीज, पर्क्स, एक्सपीज खरीदते हैं, जिनका परसेंटेज है ऑलमोस्ट यू कैन से अराउंड 42%। और सीजन पास जहाँ पे आता है, सीजन पास मीन्स सीजन 1 हो गया विद द ओरिजिनल गेम जो मेनली पीसी में चलता है आजकल, वो ट्रेंड आ लाइक गया है। डीएलसी। Yes, नॉट डीएलसी, डीएलसी नो नहीं, नो मतलब नॉट कुछ भी हो सकता है, एक्सपेंशन नो पैक नो हो गया। न्यू गेम कंटेंट जब आता है तो सीजन पास के हिसाब से आता है। सीजन पास अभी पीसी गेमिंग पे भी बहुत लागू हो चुका है। प्राइम एग्जांपल इज क्रू मोटरफेस्ट। सो द बेस गेम कॉस्ट अराउंड 3500। इसका सीजन पास लेने में यू हैव टू पे अनदर 1500 रुपीज। सो सीजन पास कॉस्ट 1500, ये जस्ट फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर के लिए यू हैव टू पे वन मोर टाइम। बट बक्सी भाई सो ये तो इट्स कॉम्पिटिटिव गेम का हो गया ना, कॉम्पिटिटिव गेम के लिए सीजन पास है। अब जैसे स्टोरी बेस्ड गेम है सीजन पास ना, जैसे उसके नहीं लिए देखो तो मैं डीएलसी होता है ना हमारा। हाँ डीएलसी अलग है, डीएलसी इज वन नहीं, टाइम लोग परचेस। लोग जैसे स्टोरी गेम कहाँ खेल रहे हैं, लोग तो कॉम्पिटिटिव गेम के पीछे भाग रहे हैं। हाँ अभी Yes. मैं जैसे कंप्यूटर का बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि अभी मैंने क्या बोला कि सीजन गेम पास लोग खरीदते हैं 43%। क्यों? इसके वजह कारण क्या है कि दे वांट टू पुश द रैंक हार्ड, और वो लोग हमेशा इस चीज़ को दिखाएंगे कि हाँ मैं ये लेवल का बंदा हूँ, मुझसे अगर चैलेंज करना तो कर लो। तो ये अभी पीसी में भी आ चुका है, बिकॉज मैंने भी प्राइम एग्जांपल लिया क्रू मोटरफेस्ट का। सीजन 1 पास 1500 कॉस्ट होता है। सीजन 2 अगर तुमने लेके रखा है देन वेल एंड गुड, जब रिलीज करेगा यू विल गेट। जिन लोग नहीं लिया उन लोग को पैसे देके लेना पड़ेगा अगेन। तो इसी बात को कंटिन्यू करेंगे और इस पर्टिकुलर टॉपिक का हम लोग रैप अप करेंगे, लेकिन साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ जो दर्शक है वो जान ले कि जो गेम आज फ्री में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वाकई में फ्री है, वो आपको एडिक्टिव बना देगा और फिर जाके आप उस पर्टिकुलर गेम के ऊपर बहुत सारे इन ऐप परचेसेस करोगे और अपने फिनेंशियल हैबिट्स को तबाह करोगे। ऐसे में ज़रा समझ जाइए और ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट को और भी लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ऐसे नॉलेज और भी लोगों को मिल सके। हम लोग बढ़ेंगे हमारी दूसरी नए हॉट टॉपिक्स के बारे में, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा सवाल आप सभी लोगों से जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो को देखकर आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और बख्शी जी से पहले पूछना चाहूंगा, सिर्फ मतलब एक ही वर्ड पे जवाब दीजिएगा, पीसी, कंसोल और मोबाइल। ब्रो डोंट स्टार्ट कंसोल वार्स। पीसी। गेम योर थिंग जी, पीसी, कंसोल और कंसोल। मोबाइल।
ये मतलब थोड़ा मेरे मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो मैं इसको हाँ वही अवॉइड ही कह रहा करना हूँ चाहूंगा। लेकिन एज एन सिद्धार्थ इंडियन भाई, सच में यार ये गेमर और कंसोल वार ऑडियंस हो को जाएगी। अगर बात करो तो आई विल प्रेफर पीसी ऑफ कोर्स, बिकॉज ओके, डेमोक्रेसी की डन डेटा तो हमें मान डन, के चलना वी पड़ेगा। डोंट वांट टू नो योर रीजन। स्लैशिंग वुल्फ, हाँ, आपको क्या लगता है, पीसी, कंसोल या मोबाइल? पीसी। ग्रेट। अगर मुझसे तो कोई पूछता नहीं आजकल, लेकिन मैं भी कहूंगा कि मैं तो कंसोल प्रेफर करता था जब तक कि मेरे पास पीसी नहीं आया, वही तो तगड़ा ग्राफिक्स कार्ड। बाय द वे, मैं इस सवाल को दैट्स क्यों राइट। पूछा, मैं इस सवाल को इसलिए पूछा क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट वाली सवाल है, बहुत रिलेवेंट है ये सवाल का। क्योंकि आज हम लोग ये तो जानने है। वाले हैं कि जो सबसे तगड़ा गेम आने वाला है, प्रोबेबली 2024 तक ये गेम आ ही जाएगा, और ये गेम है रॉकस्टर के तरफ से। ऑफ कोर्स हम लोग बात कर रहे हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 यानी कि हम लोगों के मनपसंद GTA 5 गेम 2013 में रिलीज हो चुका था, और 10 साल 11 साल बीतने के बाद फिर जाके उसका सक्सेसर मार्केट में लॉन्च होने वाला है 2024 में शायद। वो क्या ये पीसी में लॉन्च होगा? क्योंकि अगर हिस्ट्री उठा के देखे तो GTA की कोई भी पर्टिकुलर गेम पहले तो कंसोल में रिलीज हुई, उसके बाद पीसी में रिलीज हुआ, लेकिन बहुत देर लगा दी। तो इस मतलब चीज़ों को अगर मानते हुए चले, तो क्या आप लोगों को लगता है, एक एक करके बताइएगा, कि रॉकस्टार अपने GTA 6 गेम को पीसी में रिलीज करेगा या नहीं? और जो भी आपका उत्तर होगा, इसके पीछे आपके वजह भी बताइएगा। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि रॉकस्टार तो अपने ऑफिशियल साइट में तो मतलब ट्रेलर के दिन ही अनाउंस कर दिया था कि 2025 में जो गेम आने वाली है GTA 6 का, तो वो तो नेक्स्ट जेन कंसोल के लिए आएगा। दैट मीन्स प्लेस्टेशन 5, Xbox सीरीज एस एंड Xbox सीरीज एक्स पे। अभी ये खबर सुनते ही ट्रेलर तो अलग ही लेवल पे जा रहा था, उसका तो व्यूज वगैरह छोड़ दीजिए, इतने सारे आर्टिकल्स बन गए रेज दिखाने के लिए। मतलब ऑब्वियसली रेज भी होना चाहिए कि वाई, फिर से क्यों? बिकॉज उम्मीद लगा के बैठे थे, हम भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि सारे के सारे जो कम्युनिटी है, चाहे पीसी कम्युनिटी हो चाहे कंसोल, एक साथ गेम को खेलेंगे 2025 में। लेकिन वैसा होने वाला है नहीं। लेकिन मैं पर्सनली मतलब ये तो एक्सपेक्टेड ही था रॉकस्टार के बिहेवियर से। तो गेम आउट भाई, आपका सवाल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा कि ये ना अभी GTA 6 का मामला नहीं रहा, ये अभी रॉकस्टार का हर एक टाइटल का मामला हो गया। सो इट इज़ ओके। अबाउट रॉकस्टार गेम्स नाउ। और मैं पहले ही मतलब क्लियर कर देता हूँ हमारे जो ऑडियंस जिसको इन बारे में थोड़ा सा पता नहीं होता, को रॉकस्टार ना कोई मतलब एक ऐसा स्टैंड अलोन गेम कंपनी है, ये ना सोनी के साथ कोई एफिलिएशन करेगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोई एफिलिएशन करेगा। और पीसी को भी मैं माइक्रोसॉफ्ट का ही बोलूँगा, बिकॉज विंडोज़ तो माइक्रोसॉफ्ट का ही होता है, तो इसका कोई एफिलिएशन नहीं है। लेकिन प्रीवियस रॉकस्टार टाइटल, अगर हम लोग रेड डेड रिडेम्पशन 2 की बात करें, रेड डेड रिडेम्पशन 2 आया था 2018 में GTA 5 के बाद, राइट? वो नेक्स्ट अभी तक उसका जो क्रेज़ है, बहुत सही गेम है एंड वन ऑफ माय फेवरेट गेम ऑफ ऑल टाइम है। तो रेड डेड रिडेम्पशन 2 जब आया था 2019 में, एक साल मतलब 1 ईयर 4 मंथ ऐसा कुछ हो गया था, तब वो पीसी में रिलीज़ किया था। और जब वो पीसी में रिलीज़ किया, तब एकदम प्रॉपर DRM प्रोटेक्शन के साथ रिलीज़ किया। DRM प्रोटेक्शन वही होता है जिसको क्रैक या फिर पीसी में अगर कोई गेम रिलीज़ करता है तो उसको सेव करना चाहिए, मतलब कोई पायरेटेड कर ना दे। तो रॉकस्टार सेफगार्ड का करता जो है। रॉकस्टार गेम लॉन्चर पे वो गेम इनिशियली रिलीज हुआ था, स्टीम पे नहीं हुआ था या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी नहीं हुआ था। रॉकस्टार का जो पर्टिकुलर स्टोर है रॉकस्टार गेम लॉन्चर, वहाँ पे गेम लॉन्च हुआ था, और विथ मतलब पर्टिकुलर DRM प्रोटेक्शन उसके 6 महीने बाद स्टीम और बाकी सारे स्टोर्स पे, एपिक गेम्स पे अवेलेबल हो गया। और मुझे लगता है कि पीसी पे ना रिलीज करने का एक और भी वजह है कि GTA 6 के साथ साथ 1-2 महीने में GTA ऑनलाइन भी लॉन्च हो जाएगा, जिसमें GTA 6 इंक्लूड होगा, हसल फ्री करने के लिए। बिकॉज अगर पीसी में लॉन्च कर देगा वो, तो ऑनलाइन सर्वर में GTA 5 की रिपोर्ट ही बता रहा है कि ऑनलाइन सर्वर में बहुत लोड पड़ जाती है। तो दैट्स द हैसल फ्री बनाने के लिए कंसोल में रिलीज करेगा, मॉडर्स को अवॉइड करने के लिए करेगा। लेकिन ये परसेंटेज में बहुत कम रहूँगा, ये रीज़न बिल्कुल भी हम लोग बोल नहीं सकते, बिकॉज रॉकस्टार ऑफिशियली स्टीम वर्कशॉप पे बहुत सारे ऑफिशियल मॉड भी लॉन्च करते हैं पीसी वर्जन के साथ साथ। और पीसी गेमर्स को थोड़ा सा मतलब ये जो मायूसी छाया हुआ है, ये मैं बता दूं कि मायूस होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एज ए मेरे पास भी उतना अच्छा खासा तो नहीं, लेकिन मेरे पास भी एक अच्छा खासा पीसी लेने की उम्मीद है मेरा। अगर किसी दिन ले लूँगा तो मुझे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि पॉलिशिंग,
बिकॉज RDR2 में और GTA 5 में ये तो 100%ली आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कंसोल वर्जन एंड PC वर्जन में जमीन आसमान का अंतर होता है, और ये पॉलिश करने में भी डेवलपर्स को टाइम लगता है। और रॉकस्टार एक ऐसा डेवलपर है जो कच्चे काम तो कभी करता नहीं है। वो जो भी प्रोडक्ट आप लोगों के सामने रहेगा वो उसको बाग फ्री बनाने की कोशिश करेगा। कंसोल बाग पकड़ने में उतना माहिर नहीं होता, PC बाग अच्छे से पकड़ लेती है। सो वो टेस्टिफाई भी कर लेगा कंसोल गेम से कि चलो यहाँ पे कहाँ पे बाग होता है। कभी कभी बार डेवलपर को खुद भी नहीं पता होगा कि इस जगह पे बाग हो सकती है। वो बहुत सारे उनका गेम इंजन पे प्ले करना और हमारे कंसोल पे या फिर PC पे प्ले करना अलग बात होती है। तो ये थोड़ा सा टेस्टिंग भी हो जाएगा, बिकॉज PC पे जब आप कोई गेम को रिलीज करते हो तो आपको बाग फ्री होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा, जस्ट लाइक Cyberpunk 2077 में आपने देख ही लिया। लेकिन मेरे हिसाब से जो रॉकस्टार का मेन टारगेट है, जो रॉकस्टार करते आए हैं, टेक2 इंटरेक्टिव भी है रॉकस्टार के साथ साथ वैसे, वो है डबल डिपिंग। मेरे पास PlayStation 5 है, मेरे पास PC है, राइट। अभी मेरे जैसा अगर आप लोगों के पास भी होते तो आप लोग 100% एग्री करते कि 2025 में जब ये गेम आता तब आप लोग PlayStation 5 में गेम को परचेस करते, राइट। 100% करते, सभी लोग करते। GTA 6 को हर एक लोग करेंगे PlayStation 5 पे परचेस। 1 साल या फिर 2 साल बाद जब वो PC पे रिलीज करेगा विथ मोर फीचर्स या फिर मोर पॉलिशिंग ग्राफिक्स, अगर आपके पास एक अच्छा खासा PC हो तब आप उसको PC में भी परचेस करोगे। सो ये रॉकस्टार हमें मतलब बाउंड करता है कि आप पहले कंसोल के लिए भी परचेस करो एंड उसके बाद जब PC पे आएगा PC पे लिए भी। तो ये डबल डिपिंग खेल रॉकस्टार हमेशा खेलते रहते हैं। जैसे मेरे पास भी है, मैं उसको विक्टिम भी बोल सकता हूँ, या फिर मेरे पास रेड डेड रिडेम्पशन 2 एंड GTA 5 का दो का भी पड़ा है। एक जब PS3 वर्जन आया था उसके वजह से पड़ा है, जब PC में आया PC में। PlayStation 4 में मैंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 लिया, उसके बाद PC में जब लॉन्च हुआ तब वहाँ पे भी लिया, बिकॉज द गेम इज मतलब हाइप इतना था और मेरा फेवरेट गेम बन गया था। सो दैट इज द मेन रीजन मुझे लगता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़े जहाँ पे बहुत सारे क्रिटिक्स यही रीजन बताते हैं कि डिपिंग, ग्रेट, डबल डिप। तो आपके जो बयान मैंने सुना अभी, तो इससे मैं 2-3 कंक्लूजन में पहुंचा हूँ। पहले बात तो मैं ये करना चाहूँगा, जो सभी कोई एग्री करता होगा कि जो मॉडर्स है, आज मॉडर्स के लिए GTA 5 है, आज मॉडर्स के लिए स्काईरिम जो है वो स्काईरिम है। विदाउट मॉडर्स ये गेम उतना ऊंचाई हासिल शायद नहीं कर सकती थी जितना कि GTA 5 की है या तो फिर स्काईरिम की है। आई होप कि आप लोग इससे एग्री करते होंगे। अगर एग्री नहीं करते हो तो हाथ उठा सकते हो। एग्री करता हूँ। मॉडर्स के कारण GTA 5 PC पे नहीं लॉन्च हो रहा है, ये तो मतलब ये रीजन मानने में मैं तो तैयार नहीं हूँ। बिकॉज आपने जो बोला कि मॉडर्स एक साइन देता है गेम को, हाँ, एक अलग चेहरा देता है गेम को, राइट। और दूसरी बात स्लैशिंग वुल्फ से मैं ये पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जैसा बताया कि PC में जो भी पर्टिकुलर गेम कंसोल पे लॉन्च होती है, बाद में जब पोर्ट होके PC पे लॉन्च होती है तो उसका ग्राफिक इंटेंसिव बहुत हो जाता है, ग्राफिकली वो बहुत ही विजुअली स्टनिंग दिखता है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 को अगर आप पकड़ लो, उसको आप अगर अभी अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड में चलाओगे 3060 Ti या तो फिर उससे ऊपर, ठीक है, तो VRAM वाले, तो आपको बढ़िया ग्राफिक्स का मुजाहरा दिखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या लगता है स्लैशिंग वुल्फ की PC में ये जो GTA 5 है, सॉरी ये जो GTA 6 है, ये PC में क्यों नहीं रिलीज हो रहा है? तो मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि कंसोल पे क्यों पहले रिलीज किया जा रहा है, मुझे तो यही रीज़न लगता था कि मोडिंग का, कि PC को हम इस पे PC पे बहुत सारी मोडिंग हो जाती है। जैसे मैं जब छोटा था इतना मर्डर करके उसको GTA पंजाब बना दिया था। मैं पंजाब से हूँ तो मेरे को ऑब्वियसली मेरे को होता था कि यार GTA पंजाब खेलेंगे, भाई GTA पंजाब आई है, बताओ। बट जब मैंने वो देखा तो वही GTA सैन एंड्रेस में उसको पग बना दिया है, वो थोड़ा बहुत पंजाबी में डायलॉग आ गए हैं, ट्रैक्टर आ गया है गाड़ी की जगह। तो अब क्या होगा कि इस चीज़ से एक और चीज़ क्या होती है कि ओरिजिनल गेम की थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है ना। अब GTA सैन एंड्रेस मैंने GTA पंजाब खेली तो मुझे पता लगा कि हाँ GTA सैन एंड्रेस है ये, तो ओरिजिनल गेम, फिर लोग थोड़ा किसी का होता है कि चलो ओरिजिनल गेम खेलते हैं, क्या थी। तो ये रीजन, ओरिजिनल गेम तो बूस्ट होता ही है, और साथ ही साथ जो क्रिएटर इसको मॉड करके लोगों को दिखाता है वो भी बूस्ट हो जाता है। 30 मिलियन सब्सक्राइबर बन जाता है लोगों के। अच्छा, इसी बात पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जो मुझे लग रहा है PC में क्यों नहीं रिलीज हो रहा है, हो सकता है ये कि PC गेम बहुत चीपर है। PC गेम कंपैरेटिवली कंसोल के जो गेम निकलते हैं वो 5000-6000 के निकलते हैं। PC गेम आपको अगर गोल्ड वर्जन लेना है तो 5000 में शायद निकलेगा, लेकिन नॉर्मल बेस गेम आपको शायद 1500-2000 से ज्यादा होगा। आपको लगेगा कि भाई बहुत सारा पैसा मांग रहा है। ऐसा ही होता है ना स्टीम सेल्स, अगर एपिक सेल्स को हम लोग देखें तो बाकायदा जो लाइक गेम चीप रेट पे हमें मिल रहा है, कंसोल कभी भी नहीं दे सकता और ना कभी दिया है। बख्शी जी, आपको क्या लगता है इस बारे में? Actually, I agree with
योर स्टेटमेंट, और मुझे वही लगता है कि GTA 6 का PC में ना रिलीज होना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज RDR2 जब रिलीज हुआ था, जैसे गेम थिंग ने बोला कि प्राइस इज अ फैक्टर जो एक प्ले करता है, बिकॉज कंसोल में क्या होता है कि अगर मैं गेम थिंग के पॉइंट के थ्रू से जाऊं, तो कंसोल में उतना मॉडिंग या फिर उतना थर्ड पार्टी मॉड्स नहीं डल सकते। अभी जब PC रिलीज होगा तब धीरे धीरे मॉड्स आना शुरू हो जाएगा। अब इसका एक प्राइम एग्जांपल मैं दे सकता हूँ यहाँ पे बैठे बैठे, वो है स्टारफील्ड। स्टारफील्ड को लोगों ने मॉड कर करके ना पूरा भड़ता बना दिया, लिटरली मैं बता रहा हूँ। एक बार अगर कोई देखेगा मॉडेड वर्जन ना, वो पागल हो जाए कि भाई ये क्या मैं देख रहा हूँ, स्टारफील्ड तो नहीं है, कुछ और देख रहा हूँ। बट द फैक्ट ऑफ मैटर इज कि जो लोग स्टारफील्ड कंसोल में ओन करते हैं, दे आर नॉट फेसिंग दिस इश्यूज। तो रॉकस्टार एक मीटिंग में खुद दे हैव एग्रीड कि RDR2 को उन लोगों ने जितना DRM सपोर्ट से उन लोगों ने संभाला था इन PC वर्जन, GTA Absolutely, I 5 agree on that. जब GTA 5 के टाइम के रिलीज के समय दे डिडंट सक्सेसफुली एबल टू डू दिस। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, बिकॉज GTA 6 का एक इवॉल्विंग मैप जहाँ तक मैं सुना हूँ कि होने वाला है, अब वो कितना सही है वी डोंट नो फॉर श्योर। तो उस चीज़ पे अगर सही में काम होगा ऑन द अपकमिंग ईयर्स, तो मॉडल्स को एकदम बोलते हैं ना कि सीन से बाहर रखना पड़ेगा। मैं कि कंट्रोल मॉडिंग होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। जैसे साइबरपंक में भी मॉडिंग है, बट इट्स अ कंट्रोल मॉडिंग, अनकंट्रोल्ड वे में नहीं है। उसके लिए CDPR ने खुद एक लाइसेंस टूल दिया है, जिससे तुम मॉड बना के तुम मॉडिंग कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो, और यू विल नॉट गेट एनी लीगल इम्प्लीकेशन। और ये रॉकस्टार भी बट कर सकते हैं। बक्सी जी की बात को मैं बोल रहा हूँ कि उसको वो तो CD प्रोजेक्ट रेड का खुद के इंजन से बना था, तो वो कर पाए। तो ये जो रॉकस्टार का गेम इंजन है, स्टैंड अलोन गेम इंजन है, अनरियल इंजन 5 या फिर कुछ थर्ड पार्टी इंजन नहीं है, तो ये लोग भी कर नहीं, सकते हैं। हाँ जैसे इन लोग ये दे आर यूजिंग रेज 9 इंजन इन GTA 6। सो होपफुली कि इसमें मॉडिंग फोर्सफुली RDR2 की तरह लिमिटेड रहे, ज़्यादा कुछ लोग छेड़खानी ना कर पाए। दैट विल बी माय विश फॉर रॉकस्टार्स, बिकॉज ओके। GTA 5 जितना मॉडिंग हुआ है ना। और गेम सो डॉट भाई, मैं एक मजाक में एक सवाल पूछना चाहूंगा आप लोगों हाँ, से, सारे के सारे से, मजाक मजाक में कि पूछो। ओके 2025 में रिलीज कर दो गेम GTA 6 का। GTA 6 PC में आ रहा है, ठीक है। हम लोग तो उछल कूद करने लगेंगे, उल भाई तो कुर्सी से छपक पड़ेंगे, दिख ही नहीं पाएंगे उसको। शेर बन जाएगा उल्फ। तो बेसिकली क्या हमारा PC 2025 तक, जो जब वो जैसा दिख रहा है अभी इन गेम जो रॉकस्टार की तरफ से आया है, क्या हमारा PC झेल पाया गया गेम को? क्या एनवीडिया के साथ रॉकस्टार का कुछ कुछ चल रहा है कि ग्राफिक्स कार्ड वाला, या फिर राइजन के साथ, कि 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद क्या उन लोगों का जीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, कितना कोर का जीपीयू आने वाला है, इसके साथ कंपेटिबल करने के लिए भी रॉकस्टार को टाइम चाहिए पीसी पोर्ट निकालने के लिए। तो ये भी एक रीजन हो सकता है ना बक्सी जी? मैं इस बात को जरा Amazon- मतलब बोलना चाहूंगा बख्शी जी से पहले। बख्शी जी ऑफ कोर्स बोलेंगे, लेकिन मैं एक और मॉडेस्ट आंसर देना चाहूंगा ओके इस चीज का। जैसे कि अभी तक तो रॉकस्टार, बख्शी जी, तो रॉकस्टार ने कोई मतलब पीसी स्पेसिफिकेशन वगैरह तो रिलीज नहीं किया। तो बाकायदा मैं अब मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो लोग जो क्रिएटर्स, जो इंडियन गेमिंग क्रिएटर्स बता रहे हैं ना, पीसी रिक्वायरमेंट्स ऐसा होनी चाहिए, पीसी रिक्वायरमेंट ऐसा हो सकता है GTA 6 का, तो भाई साहब मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, उनके वीडियोस मत देखिएगा, उनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो लोग पागल बना रहे आपको। आप उनके बातों में पढ़ के पीसी रिक्वायरमेंट जान के अगर वो पर्टिकुलर पीसी सेगमेंट्स आप खरीद लियो ना, तो आपका पैसा डूब जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रॉकस्टार भी मतलब पागल नहीं है, वो ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं देगा कि 4090 में चलेगा। वो आपको एक नॉर्मल से रिकमेंडेशन ही देगा, जहां तक कि मुझे लगता है जब भी वो रिलीज हो, 2024 हो या 25, क्योंकि अगर एक हाई रिकमेंडेशन दे देगा तो ऐसे में चुनिंदे कुछ लोग खरीद पाएंगे और बाकी लोग सिर्फ वीडियो में गेम प्ले देखेंगे। ठीक है, टाइम कि उसको ऑप्टिमाइज बना सके। जैसे Of course. हमारे पास जो अभी जो नॉर्मल यूजुअल ग्राफिक्स कार्ड या फिर जीपीयू होता है, जब सबके पास होता है लैपटॉप्स में या फिर डेस्कटॉप में अवेलेबल, उनमें गेम चलना चाहिए।
नहीं तो पूरे वर्ल्ड में मार्केटिंग क्या चलेगा? रॉकस्टार को मार्केट अच्छे से सही पता बात है है, मार्केटिंग कैसे करनी है, चाहे वो वो सही तो कुछ है। भी है। करे उसके लिए। वो तो बड़ी मार्केट तो लोअर सेगमेंट में ही है ना, जिनके पास लोअर परफॉर्मेंस ग्राफिक एब्सोल्युटली, कार्ड या प्रोसेसर है एब्सोल्युटली, हाँ है ना। एब्सोल्युटली। और आजकल हाँ तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं, FSR 3, एक बंदे ने एक मोड बनाया है FSR 3 वाला, वो GTX 1650 को बोल रहे लोगों ने, उसने रिवाइव कर दिया भाई। बोला लास्ट ऑफ अस PC पे वो GTX 1650 रो देता था, एल्डन रिंग पे रो देता था, साइबर पंक पे रो देता था, पर उस मोड की वजह से आप हाई हाई प्रीसेट पे आप बस FSR 3 मोड लगाना है और आपको 70+ FPS 60+ FPS हर गेम में मिल रहे हैं हाई प्रीसेट पे। ग्रेट, तो ग्रेट। वो भी 1650, मतलब अफोर्डेबल जीपीयू में। आपका हाँ, 1650 है, लेने के लिए आपको 50,000 आज रुपये अगर बजट हो तो आपको 50,000 का विदाउट लैपटॉप आ जाएगा। मॉनिटर मिल मिल जाएगा। सकता है, मिल 1650 सकता है। आई गेस विदाउट हाँ, मॉनिटर आराम अरे से मिल नहीं, जाएगा। 50,000 में तो लैपटॉप मिल जाएगा आपको, उससे सस्ते में आपका PC बन जाएगा। नहीं, उससे लैपटॉप सस्ते महंगा में तो पड़ता बन है। ही जाएगा। लैपटॉप मेरे को अच्छा नहीं लगता वैसे, डेस्कटॉप रहेगा थोड़ा सा वो रहेगा। तो गेमिंग और थिंग का ये सवाल था बख्शी जी आपसे कि ये जो पीसी में रिलीज होने वाला है GTA 6 2025 या तो फिर 2024 जब भी हो, तो अभी ये भी जो होगा। लाइक सेगमेंट है पीसी का, तो कैसा कैसा सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होने वाला है, या तो फिर क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दे देगा ताकि नॉर्मल लोग इसको अवेल ही ना कर पाए? क्या कुछ होने, क्या कुछ सीन आप दिख रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो? देखो, व्हेन इट कम्स टू GTA 6 बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसका एक ब्रॉड आंसर देता हूँ, सही है। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एनवीडिया अंडर द हुड ऑलरेडी काम चालू कर दिया है ऑन द 5th सीरीज ग्राफिक्स कार्ड। सो यू गाइस कैन प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है, ठीक है। सो क्या पता वो GTA 6 के लिए बना रहा हो, क्या पता। मे बी बट अभी बहुत अगर मेरे दिमाग से निकल गया था, अगर तुरंत चल अगर रहा था। हाँ नहीं, लेकिन अगर बनाता भी है तो उसका मैं कि बोलते ना कि इस रिलीज विंडो 26 को ही मैं कि होगा, बिकॉज अभी वो अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। सो रही बात रिक्वायरमेंट की GTA 6 का, मैं ये बोलूँगा कि इट विल बी मॉडेस्ट 2080 Ti to 3060 विथ 6 GB। रिक्वायरमेंट तो मिनिमम होगा ही होगा, ठीक है। बिकॉज व्हेन यू लुक 2 years from now 3060 will be a baseline standard just like 1650, ठीक है। उस समय रिसेंटली मैं इस चीज़ को लेके मैं एक चीज़ हाईलाइट करूंगा कि MSI लैपटॉप मैं खुद अभी खरीदा हूँ 3-4 महीने पहले। तो एक नोटिफिकेशन सबको मिला था, हर एक दुकानदार को ऑफलाइन मिला था कि वो लोग MSI के बहुत सारे लैपटॉप्स रिकॉल कर रहे हैं विच वर फिटेड विथ 1650 ग्राफिक्स कार्ड ranging from 40,000 to 60,000, and they will get replaced by 2060 Ti graphics card वाह। लैपटॉप के अंदर। बिकॉज 1650 उन लोग के लिए अभी एक आउटडेटेड मॉडल बनता जा रहा है, और लोग उतना पैसा देके दे विल नेवर बाय 1650 ग्राफिक्स विद ग्राफिक्स मॉडल एक एक लैपटॉप। एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पे कि अगले साल शायद अक्टूबर की तरफ, अक्टूबर जो विंडोज 10 है उसका पूरा चीजें खत्म कर देगा माइक्रोसॉफ्ट, कोई अपडेट नहीं आएगा, तो करेक्ट, शायद हम लोग को विंडोज 11 करेक्ट। तक मूव आउट करना पड़ेगा। तो जो भी आप गेम खेलोगे वो विंडोज 11 में आ जाएगा। अभी बाकायदा अगर आपके पास पायरेटेड वर्जन ऑफ विंडोज 10 है या तो फिर कुछ है बदल जो डालो। कि बहुत सारे लोग यूज करता है, ठीक है, हम भी यूज किए थे कभी कभार, तो अगर आपके पास है तो आप बदल डालो, ठीक है, आप विंडोज 11 में शिफ्ट हो सकते हो। और उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसा कि आप अभी बस स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं अभी ये बता दे रहा हूँ इसीलिए क्योंकि बाकायदा ओएस ही नहीं रहेगा ढंग का, तो आप गेम इंस्टॉल भी कैसे करोगे और खेलोगे भी कैसे, ठीक है। तो ग्लिचेस वगैरह आएंगे, तो मैं नहीं चाहता ये हो। बाकी बख्शिश जी आप यहाँ से टेक ओवर कर सकते हो प्लीज। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि नेक्स्ट ईयर OS से मुझे याद आया कि विंडोज़ 12 इज़ ऑन द वे। जो मैं एक विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्रामर भी हूँ, सो विंडोज़ 12 इज़ ऑफिशियली अंडर वे। नेक्स्ट ईयर सितंबर टू अक्टूबर के बीच रिवील हो सकता है, एंड बाय नवंबर दिसंबर हम लोग को एक देखने का मौका मिलेगा विंडोज़ 12 ऑफिशियली। ग्रेट। सो होपफुली यहाँ पे जब GTA 6 का बात मैं घुमा के बोलता हूँ, तो एट लीस्ट इंटेल i7 9 जनरेशन या फिर इंटेल i5 11 जनरेशन मिनिमम होगा फॉर GTA 6 एज पर माई नॉलेज। और एंड AMD का भी बता दीजिए थोड़ा सा, AMD राइजन का कितना वर्जन लगेगा मिनिमम?
AMD Ryzen मिनिमम 7 तो लगेगा ही। 7 विल बी बेयर मिनिमम मेरे हिसाब से, बिकॉज 2 years विंडो है यहाँ पे, वी हैव टू सी दैट। तो 2 years विंडो में ये तो बहुत है। कुछ हो सकता है। सो आई एम सेइंग Ryzen 7 इज द बेस रिकमेंडेड सेटिंग्स। और फिर 125 to 150 GB ऑफ SSD स्टोरेज तो विल बी नॉर्मल, बिकॉज ये हाँ इवॉल्विंग मैप हो सकता है, दैट वी आर नॉट कंफर्म। हम लोग 12 बोल रहे हैं, वी आर नॉट कंफर्म। इवॉल्विंग मैप हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी नेवर नो। देखिए बात यह है कि इतने सारे बातचीत चल रहा है ना, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड फलाना ढिमका, ये सब छोड़ दीजिए। 2 साल में अगर फिर से गूगल स्टेडिया की तरह कोई क्लाउड सर्विस आ जाए उल्फ जी, तो फिर हम लोग क्लाउड पे गेम करेंगे, ना तो कि डेस्कटॉप की हाँ, सही ज़रूरत बात है। पड़ेगी, ना तो कि कुछ भी चीज़ों की। और वैसे मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग शायद रिसर्च कर चुके हो एनवीडिया का जी फोर्स नाउ, आई होप आई एम राइट बख्शी जी। अगर क्लाउड गेमिंग आता भी है तो हम लोग को स्ट्रीमलाइन करना एक विल बी चैलेंज, बिकॉज नेट स्पीड हर एक के पास सेम नहीं होता। हम्म सो दैट विल बी अ फैक्टर। और जहाँ पे एनवीडिया शील्ड का बात आया, एनवीडिया शील्ड नेक्स्ट ईयर गेम पास के साथ मर्ज करने वाला है। सो गेम पास में किसी को अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा इफ दे टेक एनवीडिया शील्ड आई थिंक अकाउंट। तो उसके साथ आई थिंक कुछ ना कुछ एक मर्ज होके दे विल चार्ज फ्रॉम द एनवीडिया इटसेल्फ। एंड जो लोग एक्सबॉक्स गेम पास लेना चाहते हैं दे कैन आल्सो टेक द गेम पास, वो लोग जैसे ले रहे थे। ये तो बढ़िया ग्रेट। न्यूज़ है। एक्सबॉक्स गेम पास में एंड वैसे भी कॉल ऑफ ड्यूटी के सारे गेम्स आ जाएंगे, आई गेस योर गेम थिंग। एक्टिविजन आपको वाले क्या आने वाले लगता ना, है? आ जाएंगे एक्टिविजन का आने एक्टिविजन वाले के हैं सारे सारे गेम्स। गेम्स आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल। बस और इवन क्या है। जनवरी 24 से फर्स्ट गेम आने का एक बहुत बड़ा मतलब रूमर दिख रहा है चांसेस है। मुझे। रूमर नॉट कंफर्म्ड, हम लोग ये बाद में कंफर्म करेंगे। इट्स अ हम्म रूमर फॉर नाउ, मैं इतना ही बोलूँगा। लेकिन हाँ, एक्सबॉक्स गेम पास में कॉल ऑफ ड्यूटीज आने वाले हैं, और जब आएंगे तब और अच्छे अच्छे प्लेयर्स होपफुली आएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे रैप अप करना चाहेंगे। पहले तो गेम योर थिंग और बख्शिश YTS स्लैशिंग उल्फ जी, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई होप बहुत सारे नए बातचीत जो है GTA 6 को लेकर हम लोगों ने उठाई है, और जो व्यूअर्स है उनको ये भी पता चल गया होगा कि GTA 6 को लेकर अगर आपके मन में कुछ मतलब शंका थी कि PC पे रिलीज होगा या नहीं होगा, कंसोल पे होगा या नहीं होगा, PC रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, PC को लेकर जो भी सोच विचार हम लोगों के पास था, हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो के मार्फत से आपको बताया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगले आने वाले दिनों में अगर हमारे सब्सक्राइबर 100 हो जाए, तो जब भी ये होगा, जब भी ये 100 का पड़ाव हम पार करेंगे, तो हम लोग एक गिव अवे करना चाहेंगे छोटा सा। हमारे जो छोटी सी गेमिंग कम्युनिटी है उनको, जो व्यूअर्स है, आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कौन सी पर्टिकुलर गेम आप लाइक पाना चाहते हो, या तो फिर चाहते हो कि हम लोग इसको गिव अवे करें। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई गेमर हो, अगर आप में से कोई गेमिंग वीडियो कंटेंट क्रिएट करता हो, अपना यूट्यूब चैनल है, तो हमें कांटेक्ट कीजिए डिस्कॉर्ड पे। हम लोग आपके साथ भी जुड़ेंगे, आपको भी इस पॉडकास्ट पे फीचर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास यूट्यूब चैनल होना मैंडेटरी है इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इन दिस पॉडकास्ट, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, मेरा नाम था सिद्धार्थ और मेरे साथ है स्लैशिंग वुल्फ। गेम योर थिंग। Bakshis Gaming, and we are all signing off. See वी you आर around. ऑल साइनिंग थैंक ऑफ। यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू एंड गुड Bye-bye. नाइट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। मैं खुद भूल गया क्वेश्चन क्या था मेरा। देखो ये खुद क्वेश्चन भूल गया, ये आंसर भूल गया, ठीक है। तो रैप अप करते हैं वीडियो को। वी जस्ट नीड टू व्हाट फक। ओके, स्लैशिंग word. वुल्फ, स्लैशिंग वुल्फ। यू वांट टू फक? ना 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 ना, ये कट कर देंगे। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको एक गेम खेलने में आपको आपको एक, क्या बोलो इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं भाई? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। तुम लोग ये दोनों अपने आप में भाग कर लो, ठीक है। मैं क्या करूंगा ना, बात जो कर पेयर लो। सुनो 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 डिवाइड कर सुनो, लो, डिवाइड ठीक कर है, लो। ठीक तो जब गर्लफ्रेंड नहीं रहती है, इंटरनेट नहीं रहती है, तो आदमी Entertainment के गेम लिए तो खेलने कुछ लग चाहिए जाते होता हैं भाई साहब। जैसे मैं जब छोटा था, उसे इतना मर्डर करके उसको GTA पंजाब बना दिया था। मैं पंजाब से हूँ, तो मेरे को ऑब्वियसली मेरे को होता था कि यार GTA पंजाब खेलेंगे भाई, GTA पंजाब आई है। एक सेकंड, मेरा एलेक्सा बज रहा है, इसको बंद करके आता हूँ।